हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्टील बीम के बारे में, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 10। आज हम लोग पढ़ेंगे बीम्स के बारे में। तो बीम्स से रिलेटेड सारे टेक्निकल टर्म्स, उसके डिजाइन स्टेप्स क्या होते हैं, ये सब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखो, और अगर अपने चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बीम मतलब क्या होता है। बीम मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर नॉर्मली ट्रांसवर्स लोड एक्ट होता है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर व्हिच इज नॉर्मली सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोडिंग। ट्रांसवर्स मतलब कैसा, वर्टिकल लोडिंग। तो इस तरह से वर्टिकल लोड एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर पे एक्ट होता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग बीम। ठीक है, अब ये बीम तो हो गया आरसीसी के बारे में। स्टील बीम से अगर हम लोग थोड़ा रिलेट करते हैं, स्टील बीम को पढ़ते हैं, तो स्टील बीम के साथ में कौन से टर्म्स जुड़ते जाते हैं वो सब आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके पहले कुछ टेक्निकल जो फॉर्मूले हैं बीम से रिलेटेड, ये आपको पता रहता है क्योंकि वो पता होने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर अपना एक बीम है और उस बीम के ऊपर अगर हमने सेंट्रल लोड अप्लाई किया, इस बीम इज कैरिंग अ सेंट्रल पॉइंट लोड ऑफ W किलो न्यूटन, और अगर उसका स्पैन है L और ये लोड जो है वो सेंटर पे एक्ट हो रहा है L/2 पे, तो इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आप लोग किस तरह से निकालोगे। क्योंकि अगर वेदर द बीम इज मेड अप ऑफ आरसीसी और वेदर इट इज मेड अप ऑफ स्टील, आपको मैक्सिमम बीम निकालना ही होता है। तो मैक्सिमम बीम किस तरह से निकालते हैं हम लोग इसका मैक्सिमम बीम का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है WL/4। और अगर यही बीम इस तरह का सिंपली सपोर्ट बीम है और इसके ऊपर फुल स्पैन पे यूडीएल एक्ट हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द एंटायर स्पैन सिंपली सपोर्ट बीम के, तो इसका मैक्सिमम बीएम किस तरह से निकालते हैं हम लोग, इसका मैक्सिमम बीएम निकालते हैं WL/8 से। ठीक है, ये फॉर्मूले बहुत से बच्चों को पता होंगे। अब ये इसी तरह से अगर अपने को इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है, इस केस में और उस केस में, दोनों भी केस में अगर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे। तो अगर एक सिंपली सपोर्ट बीम है जिसके सेंट्रल पॉइंट पे एक लोड एक्ट हो रहा है, उसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का फार्मूला होता है WL3/48 EI, WL3/48 EI। और अगर उसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यूडीएल के केस में निकालना है तो उसका डिफ्लेक्शन का फार्मूला होता है 5WL⁴/384 EI, 5WL⁴/384 EI। दोनों फार्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों भी केसेस के अंदर, whether it is simply support carrying central point load और UDL। तो मैक्सिमम बीएम का और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के फार्मूले आप लोगों को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ साथ एक और चीज बता देता आप लोगों को कि अगर सिंपली सपोर्ट बीम पे चाहे वो सेंट्रल पॉइंट लोड रहो चाहे वो यूडीएल रहो, अगर अपने को मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का, ये तो इसका डिपेंडिंग अपॉन द लोड, बीम पे कितना लोड आ रहा उसके ऊपर से इस फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं उसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ठीक है, लेकिन अगर अपने को उसका परमिसिबल डिफ्लेक्शन निकालना है, मतलब इस रेंज के आगे डिफ्लेक्शन ज्यादा नहीं होने को ना, तो अगर मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन निकालना है सिंपली सपोर्ट बीम का, मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन इन केस ऑफ सिंपली सपोर्ट बीम वो होता है बच्चों स्पैन बाय 300, स्पैन बाय 300। तो इस डिफ्लेक्शन को आप लोग क्या बोलो, इसको आप लोग बोलो अलाउएबल डिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलो आप लोग, इसको या फिर इसको बोल दो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और इसको बोल दो आप लोग अलाउएबल डिफ्लेक्शन। परमिसिबल का मीनिंग क्या होता है, अलाउएबल, इसको बोल दो आप लोग अलाउएबल डिफ्लेक्शन। अब इसको कैसे समझोगे आप लोग, अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया, उस प्रॉब्लम के ऊपर जो बीम के लोड आ रहा, जो बीम का स्पैन दिया है, जो बीम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो इलास्टिसिटी है, ये सब के ऊपर से आपने एक डिफ्लेक्शन निकाल दिया। सपोज आपके बीम का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ रहा 20 mm, लेकिन ये जो है अलाउएबल परमिसिबल डिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू द, ये जो वैल्यू है ये IS 800 के ऊपर से आएगी है। तो IS कोड के अनुसार एज पर IS 800/2007 IS कोड क्या बोलता है कि मैक्सिमम अलाउएबल डिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए बीम का, वो होना चाहिए स्पैन बाय 300। सपोज इसका वैल्यू आ गया 18, सपोज इसका वैल्यू आया 18 mm और आपका है 20 mm, तो उस बीम के अंदर अलाउएबल डिफ्लेक्शन कितना है 18, और आपने जो कैलकुलेट किया वो कितना है 20। इसका मतलब है कि आपका जो बीम है वो डिफ्लेक्शन के अंदर सेफ नहीं है, क्योंकि 18 mm ही वो बीम अलाउ करता।
18 mm से अगर आपका डिफ्लेक्शन कम आ रहा, अगर इसका आंसर 16 आ रहा है तो ये डिफ्लेक्शन के अंदर सेफ है। अगर इसका आंसर अलाउएबल से ज्यादा आता है तो डिफ्लेक्शन के अंदर सेफ नहीं है। इसका मतलब आपको ये समझ गया कि अगर आपको डिफ्लेक्शन का चेक सेटिस्फाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा, अलाउएबल डिफ्लेक्शन शुड बी लेस देन द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, डेल्टा अलाउएबल शुड बी लेस देन डेल्टा मैक्स, तो ही अपना बीम डिफ्लेक्शन के अंदर सेटिस्फाइड है। और ये जो वैल्यू है स्पैन बाय 300, ये दोनों भी केस के अंदर लागू होती है, चाहे वो सिंपली सपोर्ट बीम पे सेंट्रल लोड रहो या यूडियल रहो, ठीक है। तो इस एक पर्टिकुलर पॉइंट से आप लोग को इतना पता चल गया कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है ये वाला, और जो अलाउएबल डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है वो है स्पैन बाय 300, ठीक है। तो अलाउएबल डिफ्लेक्शन का आंसर हमेशा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन से कम होना चाहिए, तो ही अपना जो बीम है, जो सेक्शन है, वो डिफ्लेक्शन के अंदर सेफ होता है, ठीक है। ये बात होगी सिंपली सपोर्ट की। अब बात करते हैं कैंटिलीवर की। अब बात करते हैं अपन कैंटिलीवर की। ये एक पॉइंट आपको मैं क्लैरिफाई कर दूं, उसके बाद में अपन बीम के टाइप्स कौन से होते हैं, बीम को अपन और किस नाम से बुला सकते हैं, ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैंटिलीवर बीम के अंदर अगर आपके फ्री एंड पे एक पॉइंट एक्ट हो रहा है और अगर यूडियल एक्ट हो रहा है, दोनों भी केस के अंदर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। ये देखेंगे अपन मैक्सिमम, ये बहुत सिंपल, इसका आप लोग निकाल सकते हैं डायरेक्टली। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होता है देखते हैं, ठीक है। इस केस में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का वैल्यू होता है WL स्क्वायर बाय WL क्यूब बाय 3 WL क्यूब बाय 3 अगर कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पे एक पॉइंट एक्ट हो रहा है तो उसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का वैल्यू होता है WL क्यूब बाय 3 और अगर यूडियल एक्ट हो रहा है कैंटिलीवर के एंटायर स्पैन पे तो वहां मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का वैल्यू होता है WL टू द पावर 4/8, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हैं इसके, ठीक है। अब इसी तरह से आप लोगों को इस फॉर्मूले से क्या करना है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है। अब उसका अलाउएबल डिफ्लेक्शन क्या होता है, ये फॉर्मूला सिर्फ सिंपल सपोर्ट के लिए है। अगर आपको अलाउएबल डिफ्लेक्शन कैंटिलीवर में निकालना है, परमिसिबल डिफ्लेक्शन, तो उसका फॉर्मूला होता है स्पैन बाय 180। तो सेम पहले इसका आंसर निकालो। सपोज इसका आंसर आ गया 16 mm और अलाउएबल का आंसर आ रहा है 18 mm, मतलब 18 mm तक बीम अलाउ करता है। अगर 18 mm तक के डिफ्लेक्शन आता है तो सेफ है, लेकिन 18 mm के बियॉन्ड जा रहा तो फिर अनसेफ है। तो अपना कितना आया, 16 आया, मतलब अपना डिफ्लेक्शन क्या है, सेफ है, बिकॉज अपन अलाउएबल के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिफ्लेक्शन को चेक करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन का चेक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं समझा होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना, आपको मैं उसको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बीम ये एक शब्द हो गया, लेकिन स्टील के अंदर, स्टील स्ट्रक्चर के अंदर या फिर आरसीसी के अंदर भी इस बीम को बुलाने के बहुत सारे प्रकार हैं। एक बीम के बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे कि सबसे पहले मैं बोलता हूं उसको तो फ्लोर बीम बोलते हैं हम लोग, कभी कभी बोलते हैं हम लोग गर्डर बोलते हैं, कभी कभी गर्डर भी यूज करते हैं हम लोग। बीम को हम स्टील के अंदर बहुत सी बार जॉइस्ट बोलते हैं, जॉइस्ट, रोल्ड स्टील जॉइस्ट, जो भी सेक्शन रेडिली मिलते हैं अपने को उसको बोलते हैं अपन RSJ, रोल्ड स्टील जॉइस्ट, ये भी एक नाम है बीम का। ट्रस के अंदर हम लोग बीम को पर्निस बोलते हैं, या फिर हम कभी कभी बीम को लेंटल भी बोलते हैं, लेंटल पर लिखता हूं, ठीक है, लेंटल बीम बोलते हैं हम लोग। जो डोर और विंडो ओपनिंग के ऊपर रहते हैं उसे बोलते हैं हम लोग लेंटल बीम। उसके बाद में ट्रस के अंदर अपन दो तरह के बीम यूज करते हैं, मतलब ट्रस के अंदर दो तरह के कंपोनेंट जिसे हम लोग बीम बोल सकते हैं, एक है पर्निस, दूसरा है राफ्टर। उसके बाद में कभी कभी बीम को हम लोग स्पैंड्रल भी बोलते हैं, स्पैंड्रल बीम भी बोला जाता है। अब ये स्पैंड्रल बीम किसको बोलते हैं ये सब बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो स्पैंड्रल बीम भी एक नाम है बीम का। उसके बाद में कभी कभी बीम को हम बोलते हैं स्ट्रिंगर्स भी एक बीम का नाम है, STRINGRS। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं। आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर इस टाइप का फंक्शनिंग है तो इस टाइप के फंक्शनिंग के लिए आप लोग बीम को क्या नाम दोगे। जैसे कि फ्लोर बीम मतलब क्या होता है, अपने बीम का मेन बीम, एक मेन बीम जो कि बिल्डिंग के जॉइंट्स को सपोर्ट करता है। मेन बीम जो बिल्डिंग का मेन बीम होता है, मेन बीम विच सपोर्ट्स जॉइंट्स इन बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग का मेन बीम जो जॉइंट्स को सपोर्ट देता है उसे बोलते हैं हम लोग फ्लोर बीम। गर्डर किसको बोलते हैं, गर्डर और फ्लोर बीम को आप लोग सेम भी बोल सकते हैं, गर्डर और फ्लोर बीम को आप लोग एक साथ भी रख सकते हैं। सिर्फ गर्डर को बोलते हैं हम लोग मेजर बीम, जो बिल्डिंग के मेजर बीम होते हैं
उसे बोलते हैं हम लोग गर्डर। आप लोगों को इतना ध्यान में रखना है कि गर्डर मतलब क्या, बिल्डिंग के मेजर बीम्स, ठीक है। जॉइंट मतलब क्या, जॉइंट मतलब बिल्डिंग के सपोर्टिंग बीम। सपोर्टिंग बीम मतलब प्राइमरी बीम नहीं है, सेकेंडरी बीम। एक तरीके क्या है, सेकेंडरी बीम है जो हमारे स्लैब को या फ्लोर को सपोर्ट देते हैं। अगर प्लिंथ लेवल पे तो फ्लोर को सपोर्ट देंगे, फ्लोर लेवल पे तो स्लैब को सपोर्ट देंगे। तो सपोर्टिंग बीम विच सपोर्ट्स द फ्लोर, इस इतना ध्यान रखना है। कभी क्वेश्चन में पूछा जाए कि सपोर्टिंग या सेकेंडरी बीम जो होते हैं बिल्डिंग के, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग जॉइस्ट, ठीक है। लिंटल बीम जो होते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं प्रोवाइडिंग ओवर डोर एंड विंडो ओपनिंग, प्रोवाइडिंग ओवर ओपनिंग। जो कि वॉल पे जो लोड आता है, वॉल के लोड को सपोर्ट देते हैं लिंटल बीम। जो वॉल का लोड होता है उसको सपोर्ट करता है लिंटल बीम, जो कि नॉर्मली डोर विंडो ओपनिंग के ऊपर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। पर्लिन्स जो होते हैं वो ट्रस के बीम होते हैं विच सपोर्ट्स रूफ कवरिंग। पर्लिन्स इज अ बीम विच सपोर्ट्स रूफ कवरिंग। एकदम शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं आपके यहाँ पे, एकदम शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आप लोगों को जो जो बता रहा हूँ मैं वो सब नोट डाउन कर आपको रजिस्टर में अपने। पर्लिंग मतलब which is beam which is provided in roof truss which supports the roof covering. राफ्टर भी हम लोग का यूज करते हैं, ट्रस में यूज करते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड इन ट्रस which supports पर्लिन्स, पर्लिन्स जो होते हैं वो रूफिंग शीट को सपोर्ट करते हैं और राफ्टर्स जो होते हैं वो पर्लिंग को सपोर्ट देते हैं, ठीक है। स्पैंड्रेल बीम मतलब बीम के एक्सटीरियर बीम, जो अपने बीम के एक्सटीरियर बीम होते हैं उसे बोलते हैं हम लोग स्पैंड्रेल बीम, जो कि एक्सटीरियर वॉल को और फ्लोर को सपोर्ट करते हैं। मतलब बच्चों अगर अपना इस तरह का एक स्ट्रक्चर है और यहाँ दो बीम ऐसे प्रोवाइड किया है और बीच में ऐसे बीम रहने वाले हैं, तो ये जो आउटर बीम है, जो अपने बाहर के बीम है, इसे बोल सकते हैं हम लोग स्पैंड्रेल्स, ठीक है। तो स्पैंड्रेल मतलब एक्सटीरियर बीम ऑफ द बिल्डिंग विच सपोर्ट्स द रूफ फ्लोर्स एंड एक्सटीरियर वॉल, फ्लोर को भी सपोर्ट करता है और एक्सटीरियर वॉल को भी सपोर्ट देते हैं। स्ट्रिंजर्स मतलब बीम सपोर्टिंग स्टेयरकेसेस। ऐसे बीम जो स्टेयरकेस को सपोर्ट देते हैं उसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रिंजर्स। ऐसे बीम जो स्टेयरकेस को सपोर्ट देते हैं उसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रिंजर्स, ठीक है। तो देखो बीम के बहुत सारे नाम है और ये सारे नाम का पर्पस क्या है, इस सब का फंक्शनिंग क्या है, ये अपने को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके ऊपर आपको एक आधा क्वेश्चन मिल सकता है कोई भी एग्जाम के अंदर, ठीक है। बीम के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, हार्डली एक दो क्वेश्चन पूछेंगे। तो उसमें डिफ्लेक्शन की जो लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट, वो सिंपल सपोर्ट के लिए स्पैन बाय 300 फार्मूला नहीं पूछेंगे। जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है कि इसके बाहर जाना नहीं चाहिए, वो पूछते हैं। कैंटिलीवर के लिए स्पैन बाय 180 और सिंपल सपोर्ट के लिए स्पैन बाय 300। अगर सिंपली सपोर्ट बीम पे क्रैकिंग फॉर्म हो रही है, मतलब सिंपली सपोर्ट बीम आर सस्पेक्टेबल टू क्रैकिंग, उस वक्त डिफ्लेक्शन का लिमिट होता है स्पैन बाय 360, ठीक है। तो ये भी नोट डाउन कर लो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हां ध्यान में ऐसे बता दिया। सिंपली सपोर्ट बीम सस्पेक्टेबल टू क्रैकिंग, तब डिफ्लेक्शन का लिमिट होता है स्पैन बाय 360, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कर लो। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि बीम के सेक्शन कौन से होते हैं। बीम के सेक्शन कौन से होते हैं, बीम कौन से टाइप के आप यूज करते हैं, ये तो आपको पता होगा कि आप लोग आई सेक्शन, टी सेक्शन, एंगल सेक्शन और सी सेक्शन, ये आप लोग यूज करते हैं। आप लोग स्टील टेबल रेफर कर लो। स्टील टेबल के अंदर आप लोगों को इन सारे सेक्शंस का स्केच बहुत अच्छे से मिल जाएगा। वो हर कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो सब मिल जाएंगे आपको। सपोज एक आई सेक्शन इस तरह का है, इस तरह का आई सेक्शन है सपोज। तो आई सेक्शन के जो कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों, जो कंपोनेंट्स होते हैं आई सेक्शन के, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लेंज, ये आपको पता ही होगा। इसे बोलते हैं हम लोग वेब। और यहाँ ऐसा फ्लेंज और वेब का जंक्शन तैयार होता है, ये जो जंक्शन हो रहा है यहाँ पे, इसे बोलते हैं हम लोग फिलेट। ये गैप है इसको बोलते हैं हम लोग फिलेट। अब आप लोगों को यहाँ पे और दो पॉइंट बता देता हूं आप लोगों को मैं कि फ्लेंज और वेब का फंक्शन क्या होता है। बहुत से बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फ्लेंज का फंक्शन क्या होता है, वेब का फंक्शन क्या होता है, या फिर जो सेक्शन है वो सेक्शन के अंदर बेंडिंग मोमेंट को कौन कैरी करने वाला है और शियर फोर्स को कौन कैरी करने वाला है। तो फ्लेंज का फंक्शन होता है रेजिस्ट बेंडिंग मोमेंट। जो बेंडिंग मोमेंट है उसे फ्लेंज रेजिस्ट करता है और जो शियर फोर्स है उसे वेब रेजिस्ट करता है। उसका कारण क्या है कि फ्लेंज के अंदर होते हैं अपने मेन बार्स, तो मेन बार क्या करते हैं, मोमेंट कैरी करते हैं, और वेब के अंदर होते हैं अपने स्टीयर्स। तो स्टीयर्स का फंक्शन क्या है, शियर फोर्स कैरी करना। दोनों का फंक्शन ही वैसा है। मेन पार्ट्स आर यूज्ड टू रेजिस्ट द एक्चुअल लोड एंड स्टीयर्स आर यूज्ड टू रेजिस्ट द शियर फोर्स। तो फ्लेंज और वेब का फंक्शन क्या है, ये भी आप लोगों को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब बढ़ते आगे।
अब आपको दिखाता हूँ मैं टाइप्स ऑफ सेक्शन कौन से होते हैं। जब कभी भी हम बीम एक आधे बीम पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक आधे कोई भी हम मेंबर पे लोड अप्लाई कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल बीम है उस पे लोड लगा रहे हैं, तो वो लोड लगाने के बाद में वो बीम का जो सेक्शन है, वो जो हॉरिजॉन्टल बार है वो कहाँ तक अपना साथ निभाता है, ये आपको देखना होता है। एक हॉरिजॉन्टल मेंबर दिया मतलब क्या है, दिस काइंड ऑफ बीम। अब वो मेंबर के ऊपर हम टेस्टिंग कर रहे हैं, यूटीएम मशीन में उस पे लोड लगा रहे हैं, तो ये देखते हैं हम लोग कि वो कौन से लोड पे जाके वो यूटीएम जो हॉरिजॉन्टल बार है वो टूट जाएगा, ये चेक करते हैं हम लोग। तो इसी के ऊपर से 4 तरह के सेक्शन क्लासिफाई होते हैं। जो आप लोगों ने यूटीएम मशीन पे टेस्टिंग किया होगा उसी के ऊपर से 4 तरह के सेक्शन क्लासिफाई होते हैं। उसके नाम होते हैं, पहला होता है प्लास्टिक सेक्शन, दूसरा होता है कॉम्पैक्ट सेक्शन, तीसरा होता है, ध्यान देता हूं मैं ऊपर, तीसरा होता है सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन, और चौथा होता है स्लेंडर सेक्शन। तो इसमें सबसे पहली बात कि जो प्लास्टिक है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और जो स्लेंडर है वो सबसे ज्यादा वीक है। इसके अंदर प्लास्टिक इज स्ट्रॉन्गेस्ट एंड स्लेंडर इज वेरी मच वीकेस्ट। ठीक है, अब इसमें आप लोग क्या पूछेंगे कि इनमें से कौन सा सेक्शन प्लास्टिक मूवमेंट कैरी करता है, कौन सा सेक्शन प्लास्टिक मूवमेंट कैरी नहीं करता है, या कौन सा सेक्शन यील्ड मूवमेंट कैरी करता है या कौन सा नहीं कैरी करता है, या फिर कौन सा सेक्शन दोनों मूवमेंट कैरी करता है। ये इस तरह क्वेश्चन आपको पूछने वाले हैं। तो अगर कोई सेक्शन प्लास्टिक मूवमेंट तक अपना साथ देता है, अगर कोई बार है जैसे एक हॉरिजॉन्टल बार को अपन टेस्ट करें यूटीएम मशीन में, और अगर आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को अच्छे से पढ़ा होगा तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व तो मैंने पढ़ाया भी है अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लेक्चर में। इस तरह का अपना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, सबको पता है कि यहाँ तक होता है अपना इलास्टिक लिमिट, यहाँ पे होता है यील्ड पॉइंट, यहाँ कहीं पे होता है अल्टीमेट लोड पॉइंट। मतलब ये इलास्टिक जोन है, ये प्लास्टिक जोन है, ये ब्रेकिंग जोन है। ठीक है, इलास्टिक जोन, प्लास्टिक जोन, ब्रेकिंग जोन। तो अगर आपका सेक्शन यहाँ पे जो मूवमेंट फॉर्म होती है उसे बोलते हैं हम लोग प्लास्टिक मूवमेंट, और यहाँ जो मूवमेंट फॉर्म होती है उसे बोलते हैं हम लोग यील्ड मूवमेंट, क्योंकि ये उसे यील्ड पॉइंट है और ये अल्टीमेट लोड पॉइंट है। तो अल्टीमेट लोड तक अगर अपना सेक्शन अपने साथ चल रहा है मतलब वो सेक्शन प्लास्टिक मूवमेंट कैरी करता है। तो अगर कोई सेक्शन प्लास्टिक मूवमेंट कैरी करता है, या फिर इसको बोलता हूँ मैं रेजिस्ट प्लास्टिक कैपेसिटी, अगर आपका सेक्शन प्लास्टिक कैपेसिटी को रेजिस्ट कर सकता है तो उस सेक्शन को बोलते हैं हम लोग प्लास्टिक सेक्शन। अगर अपना सेक्शन प्लास्टिक कैपेसिटी मतलब अल्टीमेट लोड पॉइंट तक अपना साथ दे सकता है तो उसे बोलते हैं हम लोग प्लास्टिक सेक्शन। कॉम्पैक्ट किसको बोलते हैं, प्लास्टिक तक तो पहुंच जाएगा मतलब ये कैन डेवलप प्लास्टिक कैपेसिटी या प्लास्टिक मूवमेंट डेवलप तो कर सकता लेकिन पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि यहाँ तक पहुंचा मतलब पूरी तरीके से प्लास्टिक मूवमेंट डेवलप कर सकता। लेकिन ये जो यहाँ से यहाँ तक में जो सेक्शन है बच्चों, ये पूरा का पूरा सेक्शन प्लास्टिक का ही है। यहाँ से ईल्ड से लेके तो इस पॉइंट तक जो सेक्शन बनता है वो पूरा का पूरा सेक्शन प्लास्टिक का ही होता है। मतलब अगर इसके अंदर आपका सेक्शन कहीं भी फेल हो रहा मतलब उसमें प्लास्टिक मूवमेंट तो फॉर्म हुई लेकिन एडिक्वेट नहीं हुई, इनएडिक्वेट रह गई। क्योंकि अगर यहाँ तक पहुंचता था तो एडिक्वेट होती थी, और अगर इन बिटवीन कहीं भी टूट गया, फेल हो गया, तो उसको बोलते हैं इनएडिक्वेट प्लास्टिक कैपेसिटी। कैन डेवलप प्लास्टिक मूवमेंट बट हैव, इसको बोलते हैं बट हैव इनएडिक्वेट प्लास्टिक कैपेसिटी। इनएडिक्वेट प्लास्टिक कैपेसिटी, प्लास्टिक कैपेसिटी एडिक्वेट नहीं थी। इट इज हैविंग एडिक्वेट प्लास्टिक कैपेसिटी, इसके अंदर जो प्लास्टिक कैपेसिटी है वो एडिक्वेट है, सब जितना होना उतना पूरा है, लेकिन इसको जितना प्लास्टिक कैपेसिटी होना चाहिए उतना वो रेजिस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि इन बिटवीन वो फेल हो जाता है। तो जो सेक्शन प्लास्टिक कैपेसिटी एडिक्वेटली रेजिस्ट कर सकता है उसे बोलते हैं हम लोग प्लास्टिक सेक्शन। जिस सेक्शन के अंदर प्लास्टिक मूवमेंट फॉर्म तो हो सकती है लेकिन प्लास्टिक कैपेसिटी इनएडिक्वेट होती है उसे बोलते हैं हम लोग कॉम्पैक्ट सेक्शन। ठीक है, पॉइंट ध्यान में रखना, अच्छे से समझ लो। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन में पूछने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस तरीके से बनने वाला है। कोई भी बुक में रेफर कर लो, बुक्स के नाम मैंने बता दिया आप लोगों को, वो बुक आपने परचेस कर ली होंगी तो आप लोग प्लीज उसे रेफर कर लो। ठीक है, अब सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन। सेमी कॉम्पैक्ट मतलब यहाँ पे इस जगह पे जो ये प्लास्टिक था, इसके बीच में कहीं ना कहीं कौन सा है, कॉम्पैक्ट है, और यहाँ जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग सेमी कॉम्पैक्ट। तो सेमी कॉम्पैक्ट के अंदर प्लास्टिक मूवमेंट फॉर्म होता ही नहीं है क्योंकि वो प्लास्टिक तक पहुंचता ही नहीं है।
मतलब डज नॉट हैविंग प्लास्टिक मोमेंट, इसमें प्लास्टिक मोमेंट फॉर्म होता ही नहीं है, मतलब इस ये सेक्शन कैनॉट रेजिस्ट प्लास्टिक कैपेसिटी, कैनॉट रेजिस्ट प्लास्टिक कैपेसिटी, प्लास्टिक कैपेसिटी को ये सेक्शन रेजिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिक मोमेंट फॉर्म ही नहीं होता। इसमें जो मोमेंट फॉर्म होता है वो होता है यील्ड मोमेंट, इसमें जो फॉर्म होता है वो होता है प्लास्टिक मोमेंट। इसमें प्लास्टिक फॉर्म हो रहा है लेकिन वो एडिक्वेट नहीं हो रहा। इस सेक्शन के अंदर प्योरली जो मोमेंट फॉर्म होता है वो होता है यील्ड मोमेंट। और स्लेंडर मतलब ऐसा सेक्शन जो इलास्टिक तक भी नहीं पहुंचता, मतलब इलास्टिक लिमिट के पहले ही अगर कोई सेक्शन टूट जाता, मतलब बस लोड लगाया और टूट गया, इतना वीक सेक्शन उसको बोलते हैं स्लेंडर। मतलब कैन फेल बिफोर यील्ड स्ट्रेस या एंड इलास्टिक लिमिट। अगर इलास्टिक लिमिट या फिर यील्ड स्ट्रेस, ये इलास्टिक लिमिट का पॉइंट है, यील्ड स्ट्रेस का पॉइंट है, इलास्टिक लिमिट या यील्ड स्ट्रेस के अंदर ही अगर सेक्शन फेल होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग स्लेंडर टाइप ऑफ सेक्शन। ठीक है, तो ये चारों भी तरह के सेक्शन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, प्लास्टिक, कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट और स्लेंडर। इनमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये टाइप ऑफ सेक्शन के अंदर, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लो। बहुत सिंपल और एकदम वन लाइन में आपको मैंने समझा के बताया कि इस सेक्शन का मीनिंग क्या है। अगर आप लोग किताब के अंदर जाओगे तो इसके ऊपर आपको एक एक पेज मिल जाएगा, हर टाइप के सेक्शन के आपको एक एक पेज लिखा मिल जाएगा, लेकिन आपको मैंने उसका पूरा सारांश एक लाइन में बता दिया बस। तो इतना ही ध्यान में रखो, जितना मैंने बताया उतना ही ध्यान में रखो, उसके ऊपर ही क्वेश्चन, मेरे को पता है क्वेश्चन कैसे आने वाला है, तो जो मैंने बताया उसी तरीके से क्वेश्चन आने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, सो प्लीज इसे अच्छे से नोट डाउन करके रखना। ठीक है, तो बच्चों अगर आज हम लोगों ने अभी तक के आपने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, मोमेंट के फॉर्मूले देख लिए, उसके बाद में बीम के अलग अलग नाम क्या होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं वो पढ़ लिया, बीम के सेक्शंस पढ़ लिए, फ्लैंज कट के फंक्शंस क्या होते हैं वो आपको बता दिया। एक चीज और बता रहा हूँ, देखो एक चीज बता रहा हूँ आप लोगों को मैं भी, बहुत से बार हम लोगों को शियर में, टेंशन में, बेंडिंग में, बियरिंग में परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है ये पूछते हैं। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, या एमपीएससी में भी, आईएएस में भी, गेट में से क्वेश्चन पूछते हैं। तो कुछ वैल्यूज आपको बता रहा हूं मैं परमिसिबल स्ट्रेसेस की, टेंशन के अंदर, शियर के अंदर, ये आप लोग अच्छे से अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो एक्सियल टेंशन क्या होता है, मैक्सिमम एक्सियल टेंशन। मैक्सिमम एक्सियल टेंशन अगर निकालना है उसका मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू होता है 0.60 टाइम्स Fy। Fy का मीनिंग क्या है, यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर, कांस्टेंट है। उसके बाद में मैक्सिमम बेंडिंग टेंशन, पहला हो गया एक्सियल टेंशन, मतलब अगर सेंटर में से टेंसिल फोर्स पास हो रहा है तो एक्सियल टेंशन, और अगर इसेंट्रिक टेंसाइल लोड लगाया हमने तो उसे बोलते हैं हम लोग बेंडिंग टेंशन। एक्सियल मतलब पासिंग थ्रू सेंटर, बेंडिंग मतलब इसेंट्रिक, सेंटर से थोड़ा दूर। तो मैक्सिमम बेंडिंग टेंशन का वैल्यू होता है 0.66 टाइम्स Fy। उसके बाद में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू होता है 0.40 टाइम्स Fy। और मैक्सिमम बेयरिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम बेयरिंग मतलब क्रशिंग, बेयरिंग का दूसरा मीनिंग क्या होता है, बेयरिंग का मीनिंग होता है क्रशिंग, तो मैक्सिमम बेयरिंग या फिर क्रशिंग स्ट्रेस जो होता है वो होता है 0.75 टाइम्स Fy। ठीक है, तो ये चार वैल्यूज मैक्सिमम स्ट्रेस की बहुत ज्यादा बार पूछे हुए हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। आई थिंक मैंने जो स्टील स्ट्रक्चर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाए थे या आरसीसी के दिखाए थे, उसके अंदर भी मैंने ये चार्ट आपको दिया था कि उसमें अलग अलग स्ट्रेस के जो मैक्सिमम वैल्यू थे वो हमको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इस चार वैल्यूज से कम से कम आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। और साथ साथ में अपन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिजाइन स्टेप्स क्या होते हैं बीम के वो देखेंगे, और बाकी जो फॉर्मूले हैं वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस लेक्चर का जो स्टडी अच्छे से कर लो और नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।